वीजीटी की तैयारी करने वाले दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि मैंने इंट्रो पहले ही डाल दिया था और अभी हम लोग बहुत तेज़ी से देखने जा रहे हैं लिटरेरी फॉर्म्स में हम सबसे पहले क्वेश्चंस को देखेंगे और तेज़ी से रिवीजन करते चले जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और इसके अलावा आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इस तरह से हम लोग करेंगे। ओके, देखिए ये आपको जानी पहचानी सी बुक नज़र आ रही होगी। एक बेसिक बुक है जो बहुत ही पॉपुलर है। जो भी यूपी में पीजीटी और टीजीटी की तैयारी करते हैं उनके लिए अच्छी बुक है। काफ़ी सेंट्रल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उनको तेज़ी से रिवाइज करेंगे। चलिए देरी ना करते हुए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज अ टर्म अप्लाइड टू द टाइप ऑफ कॉमिक ड्रामा रिटन बाय जॉन फ्लेचर एंड हु वाज द सेकंड पर्सन ही इज आस्किंग। सो सेकंड वाज बेन जॉनसन, फ्लेचर एंड बेन जॉनसन। सो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स फ्लेचर ने लिखे हैं और बेन जॉनसन ने लिखे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कॉमेडी ऑफ इंट्रिग ओरिजिनेटेड इन। कॉमेडी ऑफ इंट्रिग को कहाँ ओरिजिनेट किया गया? इंट्रिग यू नो षड्यंत्र होता है, दैट इज ओरिजिनेटेड इन स्पेन। ऑप्शन ए स्पेन। मैं बहुत तेज़ी से ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है चारों ऑप्शन मैं ना पढ़ूँ, क्योंकि हमें बहुत तेज़ी से इसे रिवाइज करना है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस विद मेलोरी। सो ऑप्शन राइट ऑप्शन इज मॉलेरी। कॉमेडी ऑफ मैनर, मै से मैनर, मै से मॉलेरी, ऐसे याद रखना है। इससे पहले देखिए ये तीनों सीरीज के क्वेश्चंस हैं। पहला कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बेन जॉनसन एंड फ्लेचर, कॉमेडी ऑफ इंट्रिग स्पेन से ओरिजिनेट हुआ, एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स मॉलेरी जिन्होंने फ्रांस में उनके साथ ओरिजिनेट हुआ। नेक्स्ट, हु सेड correction of social absurdities must at all times be the matter of true comedy? Very important, ध्यान करना है। Who said correction of social absurdities must at all time be matter of true sorry yes, correction of social absurdities must at all times be the matter of true comedy. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज बाय मेलोरी। नेक्स्ट, कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिश्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ इंग्लैंड। व्हिच पीरियड इज इट? कॉमेडी ऑफ मैनर्स कौन से पीरियड में हुआ था? दैट वाज रेस्टोरेशन पीरियड। कॉमेडी ऑफ मैनर्स पर्टिकुलरली रेस्टोरेशन पीरियड में फ्लोरिश हुआ या आया, जिसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, कवरेज एंड एथर्ज कॉन्ग्रीव एंड एथर्ज आर द राइटर्स ऑफ। ये दोनों राइटर थे किस चीज के? कॉमेडी ऑफ मैनर के। रिमेंबर, कॉन्ग्रीव विलियम कॉन्ग्रीव, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, विलियम कॉन्ग्रीव कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉन्ग्रीव एंड एथर्ज वर द राइटर्स ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट, अ फैंसीफुल इमेज और startling composition is known as identity, conceit और imagery और metaphor। सो इसका राइट ऑप्शन है, आप देख ही रहे थे, conceit। ये एक फैंसीफुल कंपैरिजन होता है एक्चुअली, सो दैट यू कैन से conceit। और जॉन डन ने खूब इसको यूज़ किया है conceit अपनी मेटाफिजिकल फॉर्म्स में। Next, the struggle between two characters or two forces is known as conflict, struggle, fighting, none of these. So that is conflict. Next, conflict may be two kind, outer and second is inner, just opposite of that. Next is denotation is the accepted
meaning of the word. Denotation is nothing but accepted meaning of the word. Next, the implication of something more than the accepted or primary meaning. So that we say that is connotation. Next, an unexpected and sensational turn in a play is known as Kopti theatre. Very important, याद रखना. An unexpected sensational turn in a play is known as, that is Kodi theatre. Remember the phrase. Next, it consists of two consecutive lines of verse rhyming together, usually in the same meter. What is it? So that is couplet. You know, meter same होता है, generally iambic pentameter होता है, you know very well. So that is couplet. Abraham Cowley invented the metrical form of Cowleyan ode. Next, an article in criticism of a literary work is known as critique. Very important, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखें. critique, critic नहीं है, critique है, QUE. remember the spelling, CRITIQUE, critique, literary work. Next, the selection and arrangement of words in speech and writing is, that is diction. Very important, selection of words को diction कहा जाता है, selection of words. Next, forceful verbal attack or criticism is diatribe. Very important, remember this term, forceful verbal attack or criticism is, that is diatribe. Next, two written or spoken vowels pronounced in one syllable, that is diphthong. Very important, ये diphthong है. diphthong आप जानते हैं, एक वॉल होता है, एक diphthong होता है. वॉल में एक ही syllable होता है जो कि वॉल होता है, और diphthong में जनरली टू syllables होते हैं, वो भी एक, हम सेमी वॉल भी इसे कहते हैं. सो रिमेंबर, अ सॉन्ग और हाइम ऑफ मॉर्निंग composed or performed as a memorial to a dead person, that is dirge. Remember, यहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं एलिजी में और मेमोरियल, डर्ज में, सॉरी. सो एलिजी तो किसी की मौत, किसी की मेमोरी, यानी मौत के बाद उसकी मेमोरी में एक तरह से कंपोज्ड सॉन्ग है या पोम है. लेकिन जो डर्ज है ये किसी के फनरल में, यानी मौत के बाद जो फनरल होता है जनरली, वहाँ पे आप देखेंगे उसके बाद जो है ये एक तरह का हाइम है जो कि गाया जाता है. नेक्स्ट, अ कॉमिक वर्स ऑफ इरेगुलर मेजर इज, दैट इज डॉगेरल. वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है. अ कॉमिक वर्स ऑफ इरेगुलर मेजर, देयर इज नो रेगुलर measurement or meter, so you can say that is doggerel. Next, a short descriptive poem of rural or pastoral life, so that is eclogue. कई बार आया है, most important है. a short descriptive poem of rural or pastoral life, that is eclogue. Next, omission of sound between two words, usually a vowel and end of one word or the beginning of the next, is known as, that is elision. elision जनरली जो वर्ड्स होते हैं उनके बीच में कुछ साउंड होते हैं जो ओमिट कर दिए जाते हैं. नेक्स्ट, omission और separation of parts of words और sentences, that is called ellipsis. ये दोनों important है, इनमें confusion भी होता है, आपको याद रखना है. मैं फिर से आपको बता देता हूँ एक बार. जब omission of a sound होगा या word होगा तब हम कहेंगे elision है. अगर omission of a या separation किसी part का होगा, word का या sentence का, तो हम कहेंगे ellipsis है. ये ध्यान रखना है. Then next,
A correction by amending a correction resulting from critical editing, so that is called emendation. कई बार आया है, important है, ध्यान रखना है, emendation. Next, understanding and entering into another's feeling, so that is empathy. जब किसी की फीलिंग में एंटर कर जाते हैं या हम किसी की फीलिंग्स को वैसे ही समझने लगते हैं जैसे वो मानता है, so that is empathy. A quotation at the beginning of some piece of writing, so that is called epigraph. एपिग्राफ और एपिटाफ में अंतर है, आप समझ लें. एपिटाफ किसी के कब्र पे लिखी हुई लाइंस होती हैं, बट एपिग्राफ, ग्राफ से ध्यान रखना, ग्राफ से ध्यान रखना. ग्राफ मतलब एक तरह की कोटेशन होती है जो किसी वर्क के स्टार्टिंग में आती है. यहाँ ग्राफ है, वहाँ टैफ है, सो रिमेंबर. नेक्स्ट, an inscription on tombstone or monument in memory of the person buried there, so that is epitaph. देखो दोनों एक साथ दिए हुए हैं इसीलिए क्योंकि इन दोनों में confusion होता है, so याद रखना यहाँ epitaph है और यहाँ पे एपिग्राफ है. नेक्स्ट, a song or poem in honor of a marriage, that we say epithalamium. मोस्टली सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. एपिथैल्मियम, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, एन इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन दैट इज सब्सटीट्यूटेड फॉर वन दैट इज कंसिडर्ड ऑफेंसिव, सो दैट वी से euphemism. An offensive expression that is substituted for one that is considered offensive, so you can say that is euphemism. Next, any agreeable, pleasing and harmonious sound, very important, बहुत बार पूछा गया है, so that is euphony. हारमोनियस या एग्रीएबल जो साउंड होता है that is euphony. and cacophony, you know cacophony क्या होता है, that is not agreeable sound, this is disagreeable sound, you can say. Next, an explanation or critical interpretation especially of the Bible, that is called exegesis, very important, that is called exegesis. Bible का interpretation particularly, that we say exegesis. Next, a comedy characterized by broad satire and improbable situations, so that is called mask. वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है. ब्रॉड सटायर एंड इम्प्रोबेबल सिचुएशंस, सो दिस इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी, यू कैन से दैट इज मास्क. नेक्स्ट, अ शॉर्ट इंट्रोडक्टरी एसे प्रिसीडिंग द टेक्स्ट ऑफ अ बुक रिटन बाय अ पर्सन अदर देन द ऑथर. वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो, यू कैन से इट इज फॉरवर्ड. कोई इंट्रोडक्टरी किसी ऐसे में जो स्टार्टिंग लाइंस होती हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड. नेक्स्ट, अनराइम्ड वर्स विदाउट अ कंसिस्टेंट मीटरिकल पैटर्न, सो दैट इज फ्री वर्स. यानी अनराइम्ड वर्स, उसमें राइम नहीं होती, विदाउट अ कंसिस्टेंट मीटरिकल पैटर्न, कोई रेगुलर मीटरिकल पैटर्न नहीं होता, वो फ्री वर्स होता है. लेकिन ब्लैंक वर्स क्या होता है? फ्री वर्स जिसमें न राइम है न मीटर है, न राइम है न रेगुलर मीटर है, दैट इज यू कैन से फ्री वर्स. और ब्लैंक वर्स क्या है? ब्लैंक वर्स में राइम नहीं है बट मीटर होता है, रिमेंबर. नेक्स्ट, फ्री वर्स इज ऑल्सो नोन एज वर्स लिबर भी कहते हैं इसे, वर्स लिबर भी कहते हैं. नेक्स्ट, अ काइंड ऑफ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क इज नोन एज, एक तरह का जो लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क है उसको जनरा कहते हैं, दिस इज कॉल्ड जनरा. नेक्स्ट, एन एरर इन जजमेंट कॉज्ड बाय इग्नोरेंस और सडन वीकनेस इज कॉल्ड व्हाट? एरर ऑफ जजमेंट, ये हमरसिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय अरिस्टोटल पर्टिकुलरली, बहुत इंपॉर्टेंट है. एरर ऑफ जजमेंट बोलते हैं इसे. किसी प्ले में या किसी ट्रेजेडी में जब हीरो कोई गलती करता है, इसे मिसिंग द मार्क भी बोलते हैं. तो याद रखना,
एरर ऑफ जजमेंट भी कहते हैं, हमर्शिया भी कहते हैं, मिसिंग द मार्क भी कहते हैं. सो दिस इज अ टाइप ऑफ वीकनेस ऑफ हीरो. Next is an ethical system that evaluates the pursuit of pleasure as the highest good, that is hedonism. Important है, फिर से देखिए, an ethical system that evaluates the pursuit of pleasure as the highest good, that is called hedonism. यानी जो उसमें मेन ethical system, ऐसा ethical system जो केवल प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर जो है उसको इवेल्युएट करता है, वो हाई होता है उसमें, दैट इज कॉल्ड हेडोनिज्म. नेक्स्ट, बाय व्हाट टर्म आर द टू वर्ड्स नोन व्हेन दे आर प्रोनाउंस्ड द सेम वे बट डिफर इन मीनिंग और स्पेलिंग और बोथ. लाइक बेयर एंड बियर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज होमोफोन. फोन में अंतर है, फोन मतलब साउंड में अंतर है, बोलने में अंतर है. सो दैट वी कैन से मीनिंग भी उसका अलग होता है, स्पेलिंग भी अलग हो सकता है, या दोनों अलग हो सकते हैं, उसको होमोफोन कहते हैं. नेक्स्ट, बाय व्हाट टर्म आर द टू वर्ड्स नोन व्हेन दे आर प्रोनाउंस्ड एंड स्पेल्ड द सेम वे बट चलिए देखते हैं, हाफ डिफरेंट मीनिंग. स्पेलिंग सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, तो उसे होमोनिम कहते हैं. होमोफोन किसे कहते हैं? जिसका फोन यानी साउंड सेम है, मीनिंग डिफरेंट है. साउंड भी डिफरेंट हो सकता है, मीनिंग भी डिफरेंट हो सकता है. साउंड सेम होता है, मीनिंग डिफरेंट होता है, दैट वी से होमोफोन. होमोनिम क्या होता है कि इसमें साउंड सेम होता है, मीनिंग डिफरेंट हो सकता है, उसको होमोनिम कहते हैं. नेक्स्ट, द फोर फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी आर सेड टू बी डिटरमाइनिंग द फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग. बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, याद रखना है. दीज आर ह्यूमर्स. व्हिच ह्यूमर्स? ब्लड, फेलम, कलर, and last one is melancholy. Blood, phlegm, color, melancholy. Next, someone who tries to destroy traditional ideas or institutions, that we can say iconoclast. बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से देखिए, someone who tries to destroy traditional ideas or institutions, that person is called iconoclast. Next, a short descriptive poem of a rural or pastoral life, that you can say idyll. This is idyll. A short descriptive poem. This is descriptive poem. ये ध्यान रखना है. रूरल पोएम है, पेस्टोरल लाइफ की पोएम है, और डिस्क्रिप्टिव पोएम है, दैट इज कॉल्ड एडल, बट छोटी है. मैं बहुत तेज़ी से चल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है हमें रिविजन करना है. हम यहाँ पे जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ कॉन्सेप्ट को देखेंगे, अदरवाइज हम रिवीजन बहुत तेज़ी से करेंगे. हु वाज द फर्स्ट राइटर ऑफ एडल्स इन ग्रीस? ग्रीस में पहला थियोक्रेटस, वेरी इंपॉर्टेंट. थियोक्रेटस वाज द फर्स्ट राइटर इन ग्रीस ऑफ एडल्स. नेक्स्ट, अ मूवमेंट बाय अमेरिकन एंड इंग्लिश पोएट्स अर्ली इन द 20th century in reaction to Victorian sentimentality used common speech in free verse with clear concrete imagery. It refers to imagism. Imagism कहते हैं इसे. Next, an indirect and usually malicious implications is known as innuendo. Very important, कई बार आता है और हम इसका आंसर गलत कर देते हैं. फिर से देखिए, an indirect implication, ये एक तरह का indirect implication है या usually malicious होता है. So that is called innuendo. Next, early work which are produced in the author's artistic youth. So that is called juvenilia. जो यूथ में जनरली एक किसी आर्टिस्ट के जो यूथफुल वर्क होता है यानी यूथ में किया जाता है, स्टार्टिंग वर्क होता है, जनरली उसको जुवेनेलिया कहते हैं. कई बार पूछा गया है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, अ शॉर्ट लिरिक और अ नैरेटिव सॉन्ग विद रिकरेंट रिफ्रेन.
that is called lay. A short lyric or narrative song with a recurrent refrain, that is called lay. Next, a humorous verse form of 5 anapestic lines with a rhythmic rhyme scheme A A B B A. एक ह्यूमरस वर्क होती है, 5 एनापेस्टिक लाइन होती हैं, एनापेस्टिक लाइन्स होती हैं, एंड दैट यू कैन से ए ए बी बी ए. सो यू कैन से दिस इज लिमरिक. वेरी इंपॉर्टेंट, लाइमर से याद रखेंगे लिमरिक. ऐसे ध्यान रखेंगे लाइमर में 5 लेटर हैं, इस तरह से एनी जो लिमरिक है या जो एनापिस्टिक लाइन्स हैं, 5 एनापिस्टिक लाइन्स हैं, उनको जनरली लिमरिक बोलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है. नेक्स्ट, एन एलेबरेट सेमी ड्रामेटिक कॉस्टली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, दैट इज कॉल्ड मास्क. अभी दूसरी तरह से पूछा गया था. एलेबरेट सेमी ड्रामेटिक, पूरी तरह से ड्रामेटिक नहीं होता है, कॉस्टली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, ये कॉस्ट बहुत ही कॉस्टली भी होता है, दैट इज कॉल्ड टू बी मास्क. नेक्स्ट, it is an extravagant comedy in which action is more salient than characterization. It is sensational and gruesome play. एक प्ले होता है, एक एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी होती है जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेलिएंट यानी मेन जो फीचर होता है वो कैरेक्टराइजेशन नहीं, एक्शन होता है. सो दैट इज कॉल्ड मेलोड्रामा. वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एक्शन इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, मेलोड्रामा. अ परफॉर्मेंस यूजिंग जेस्चर्स एंड बॉडी मूवमेंट्स विदाउट वर्ड्स, माइम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया. मूक अभिनय जिसे बोलते हैं, पहले होते थे, आप जानते हैं, जिसमें बोला नहीं जाता. अ परफॉर्मेंस यूजिंग जेस्चर्स एंड बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट और जेस्चर के द्वारा बताया जाता है, उसमें कोई बोलता नहीं है, कैरेक्टर्स बोलते नहीं है. नेक्स्ट, दे आर गॉडेस ऑफ डिवाइन रिट्रीब्यूशन एंड वेजिनेंस. द टर्म इज यूज्ड व्हेन इविल ब्रिंग्स अबाउट इट्स own downfall, so that is called nemesis. Next, the act of inventing a word or phrase is known as, कोई वर्ड या फ्रेज को इन्वेंट करने का जो एक्ट है उसे क्या कहते हैं? न्यूलॉजिज्म कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूलॉजिज्म. नेक्स्ट, नॉम डी प्लम इज, ये नॉम डी प्लम एक फ्रेज है. नॉम डी प्लम, इसका क्या मीन्स है? इट इज पेन नेम, सरनेम, शॉर्ट नेम या फिर निब नेम. क्या है? पेन नेम है, सरनेम है, शॉर्ट नेम है या निब नेम है? एक बार देखते हैं फिर से. ये नॉम डी प्लम, दिस इज पेन नेम, सरनेम, शॉर्ट नेम या निक नेम. ये मेरे ख्याल से ये पेन नेम है. आप एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा. पेन नेम है, यस, इट इज पेन नेम. लॉन्गिंग फॉर समथिंग पास्ट इज, लॉन्गिंग फॉर समथिंग दैट इज इन पास्ट, दैट इज नॉस्टैल्जिया. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब भी कोई पोएट या राइटर पिछली अपनी चीज़ों को याद करके कोई चीज़ लिखता है, सो दैट इज़ नॉस्टैल्जिया. जैसे चार्ल्स लैम ने बहुत ही नॉस्टैल्जिक एसेज लिखे हैं, आप ना जानते हो तो एक बार दिमाग में रख लें. चार्ल्स लैम. द मेटाफिजिकल स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ बीइंग and existence is, that is called ontology. फिर से देखें, metaphysical study of nature of being and existence, that is called ontology. Very important. A drama set to music consists of singing with orchestral accompaniment and an orchestral overtune and interludes, that is called opera. कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे. A formal expression of praise, that is called panegyrics. A formal expression of praise, प्रशंसा, so that is called panegyrics. Next, a composition that imitates
A composition that imitates somebody's style in a humorous way, that we say parody. Humorous way में किसी की style को copy करना, so that is what? That is parody. Next, a style that involves indirect ways of expressing, so that is called periphrasis. बहुत बार पूछा गया है, important भी है. A style that involves indirect ways of expressing things, that is called periphrasis. Next, it is used in rhetoric and is the concluding section of an oration. Very important, that is called peroration. Peroration. Next, a stanza of 4 lines, that is called quatrain. 4 लाइन के स्टेंजा को क्वाट्रेन बोलते हैं. नेक्स्ट, इट इज ऑलमोस्ट रिडक्शन टू द absurd. It is a disproof by showing that the consequences of the proposition are absurd. That is called reductio ad absurdum. Reductio ad absurdum. Next, a familiar name or nickname, often shortened version of a person's given name. So that is called sobriquet. Very important, कई बार पूछा गया है. कोई familiar name या nickname जो shorten किया जाता है, so that is called sobriquet. Next, William James used the term stream of consciousness in his book named, बहुत important है, very important, a chain of thought generally. कॉन्शियसनेस यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अ चेन ऑफ थॉट्स कहते हैं. बट याद रखना है किसने कॉइन किया ये अपनी बुक में. सो विलियम जेम्स ने कॉइन किया है, एंड दैट इज दैट बुक इज प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, डिडक्टिव रीजनिंग इन विच अ कंक्लूजन इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 premises. सो दैट यू नो सिलोजिज्म. सिलोजिज्म वो होता है, एक डिडक्टिव रीजनिंग होती है. पहली चीज़ याद रखना है, डिडक्टिव रीजनिंग होती है. सेकेंड थिंग, कंक्लूजन जो है 2 प्रेमिसेस से लिया जाता है. सो दैट यू कैन से सिलोजिज्म. नेक्स्ट, यूजलेस रिपीटिशन इज टॉटोलॉजी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है. यूजलेस रिपीटिशन को टॉटोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, principles of literary criticism and foundation of aesthetics are written by. किसने लिखा? बहुत important works हैं ये, critical works हैं, and that is written by I.A. Richards. Next, the new criticism is written by, बहुत important है, पूछा जा रहा है, जॉन क्रो रैनसम. न्यू क्रिटिसिज्म के प्रोपाउंडर हैं जॉन क्रो रैनसम. नेक्स्ट, 7 types of ambiguity is written by, so that is William Ampson. 7 types of ambiguities is written by William Ampson. Next, a representation of a person that is exaggerated. A representation of a person that is exaggerated for conflict effect. What is that? So that is nothing but caricature. Next, capsule criticism is a term used by, very important, capsule criticism. ये term Alexander Woollcott, capsule criticism, capsule में C, Woollcott, cot से C, ऐसे कुछ निमोनिक बना लीजिए. capsule criticism by Woollcott. Next, the father of criticism is, very important, he is Socrates. Father of criticism, Socrates. Next, the father of English criticism is Dryden. Very important, इन दोनों में अंतर ध्यान रखना. Father of criticism Socrates, father of English criticism, that is Dryden. Next, deconstruction is associated with, very important, Jacques Derrida. Jacques Derrida ने इस टर्म को कॉइन किया, deconstruction. Very important, deconstruction. Next, of grammatology is written by,
ग्रामेटोलॉजी जैक्स डेरिडा ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैक्स डेरिडा ने लिखा है ग्रामेटोलॉजी। नेक्स्ट, जैक्स डेरिडा वॉज फ्रेंच फिलोसोफर एंड क्रिटिक। जैक्स डेरिडा एक फ्रेंच फिलोसोफर और क्रिटिक थे। वी मस्ट इंजॉय बिफोर वी कैन क्रिटिसाइज, हु सेड? वी मस्ट इंजॉय बिफोर वी कैन क्रिटिसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज C.D. लिविस। C.D. लिविस ने कहा है पहले हमें इंजॉय करना चाहिए, क्रिटिसिज्म तो बाद में, क्रिटिसाइज बाद में करना चाहिए। पोइट्री शुड सरप्राइज अस बाय अ फाइन एक्सेस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कीट्स के द्वारा दिया गया। पोइट्री शुड सरप्राइज अस बाय अ फाइन एक्सेस, दैट इज definition of poetry given by Keats. Next, we hate poetry that has a palpable design upon us, very very important. We hate poetry that has a palpable design upon us, who said? So this is Keats. Next is क्लासिसिज्म इज हेल्थ, रोमांटिसिज्म इज डिजीज, बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिसिज्म इज हेल्थ और आना है, ये 100% आना है, तो इसलिए याद रखना क्लासिसिज्म इज हेल्थ, रोमांटिसिज्म इज डिजीज, हु सेड? गॉथ, फिश, अरिस्टोटल, कॉलरिज, सो दैट इज गोथ। नेक्स्ट, the word essay has been taken from a French word essai. What does it mean? Very very important, बहुत important है ये, बहुत ज़्यादा important है, ध्यान रखना, कई बार पूछा गया। The word essai, essai से लिया गया है essay, very important, so that इसका मतलब होता है an attempt, so this means an attempt. Next, the first English comedy is very important, Ralph Roister Doister. Ralph Roister Doister बहुत important है, निकोलस उडाल के द्वारा ये दी गई है, बहुत important है, याद रखना है। Ralph Roister Doister, first English comedy. Johnson's plays Every Man in His Humor, Every Man Out of His Humor, The Alchemist and Volpone are the best examples of. So these are examples of comedy of humors. Next, in 18th century, comedy of manners was received by. In 18th century, comedy of manners was received by Goldsmith and Addison, Goldsmith and Steele, Beaumont and Fletcher, Goldsmith and Sheridan. So that is Goldsmith and Sheridan. Next, The Rivals is written by. So that is Sheridan. Next, Justice by Galsworthy is an example of domestic tragedy. Justice एक domestic tragedy है Galsworthy की. Next, it is drama of serious nature dealing with the thoughts and actions of ordinary people rather than men of great fortune and status. The rise of democracy affected this kind of drama. This kind of drama is it. That is domestic tragedy. Very important. Next, it is a literary work in which imagination plays a great role and it presents a picture of life as it could never be. By what term it is this literary work known? So this literary work is nothing but fantasy. Next, it is a lyrical poem that gives a little picture of everyday life amid natural surrounding, generally rural or pastoral. Originally the term was applied to the poem of Theocritus, so that is called idyll. अभी हमने पहले पढ़ा था कि Theocritus was propounder of idylls. John Haywood's The Four P's is very important, कई बार आया है, ये इंटरल्यूड्स हैं जनरली, 4 P's जो है ये इंटरल्यूड है एक तरह का जॉन हेवुड का। Next, mysteries plays were concerned with the Bible while miracle plays dealt with the lives of saints and martyrs. Very very important, mystery plays बाइबल के साथ और जो मिरेकल प्लेस हैं ये लाइव्स ऑफ सेंट्स या मार्टायर्स के साथ डील करते हैं।
very important. Which drama originated in the medieval church and its ritual form of worship, especially that of the chanted dialogue between the celebrant and the congregation during mass? So that is called liturgical drama. Next, Arnold called Thyrsis a pastoral drama, a moody poem, a monody, a melancholy poem. So this was a, you can say, अर्नॉल्ड ने क्या कहा है इसको, ये पूछा जा रहा है। एक पेस्टोरल ड्रामा है, यह मूडी पोम है, मोनोडी है, मेलनकॉली पोम है। सो इसमें कहा गया कि एक मोनोडी है। नेक्स्ट, ए लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 10 सिलेबल्स इज नोन एज, जिसमें 10 सिलेबल जिस लाइन में होते हैं उसको क्या कहते हैं? जिसमें 10 सिलेबल होते हैं उसको पेंटामीटर कहते हैं। जनरली पेंटामीटर या पेंटासिलेबिक कह देंगे हम उसे। वो मीटर पेंटामीटर होता है जिसमें 10 सिलेबल होते हैं, यानी 5 फीट होते हैं। ईच फीट 2 सिलेबल्स। सो ये पेंटासिलेबिक आप इसे जस्ट अ मिनट, हाँ बिल्कुल सॉरी, पेंटासिलेबिक नहीं होगा। पेंटामीटर बोल सकते हैं आप, पेंटामीट्रिक बोल सकते हैं, लेकिन पेंटासिलेबिक नहीं होगा, ये डेकासिलेबिक होगा। डेकासिलेबिक होगा, रिमेंबर। अ लाइन ऑफ वर्स हैविंग 1 फुट ओनली इज नोन एज, किसी लाइन में अगर एक ही फुट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सो वो मोनोमीटर होता है। एक ही फुट होगा तो मोनोमीटर होगा। नेक्स्ट, अ वर्ड हैविंग 1 सिलेबल इज नोन एज, मोनोसिलेबिक होगा। अगर कोई एक सिलेबल का वर्ड है तो मोनोसिलेबिक होगा, 2 सिलेबल का है डाइसिलेबिक होगा, 3 सिलेबल का है ट्राइसिलेबिक होगा, उससे ज़्यादा सिलेबल्स होंगे तो मल्टीसिलेबिक होगा। नेक्स्ट, अ स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर इज नोन एज, 8 लाइन का स्टेंजा जो आयम्बिक पेंटामीटर में होगा वो ऑटावा रिमा बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटावा रिमा बोलते हैं। 8 लाइन्स होती हैं उसमें। ऑटोवा जनरली ऑक्टा से रिलेटेड है, 8 लाइन्स। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द टर्म पैथेटिक फैलेसी? पैथेटिक फैलेसी रस्किन का नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। पैथेटिक फैलेसी इट्स रिलेटेड टू रस्किन, यानी रस्किन ने इसे इन्वेंट किया था, जॉन रस्किन ने। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। यस, आप कह सकते हैं कि मैं बहुत तेज़ी से लेके चल रहा हूँ, बट थोड़ा तेज़ी से हमें चलना पड़ेगा क्योंकि हमें रिवीजन करना है। सो आप ये चीज़ याद रखें कि हम बहुत तेज़ी से करेंगे। मेन चीज़ है कि कितनी बार हमारे निगाहों के, हमारे जो है माइंड में कितनी बार ये क्वेश्चन जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा तेज़ी से लेके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A line of verse that has 5 feet, पेंटामीटर, आप अच्छे से जानते होंगे। पेंटामीटर 5 फीट। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके अंदर। जब हम पेंटामीटर की बात करते हैं तो जनरली इसमें 5 फीट होते हैं। 5 फीट होंगे, लेकिन 1 फीट में 2 फुट होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। जैसे अब पेंटामीटर अगर कुछ होगा तो आप समझिए, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आप देख रहे हैं यहाँ 5 फीट हैं, हर एक फीट में 2 फुट हैं। ये आपको याद रखना है, इसको हम पेंटामीटर कहेंगे। अब ये जो 1 लाइन खिंची हुई है ये क्या है? ये एक्चुअली 1 सिलेबल है। 1 सिलेबल, सिलेबल का मीन्स होता है साउंड, यानी कि कोई भी किसी भी वर्ड में एक साउंड को मेज़र करने के लिए एक सिलेबल से मेज़र किया जाता है उसको। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई डाइसिलेबिक साउंड है तो वो ये एक साउंड हो गया, फिर दूसरा साउंड, फिर इसके बाद में तीसरा साउंड, चौथा साउंड, और इस तरह से करके इसके अंदर ये जो लाइन होगी इसके अंदर 10 साउंड्स होंगे या 10 सिलेबल होंगे और 5 फीट होंगे।
उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पेंटामीटर, ध्यान रखना है। पेंटा मीन्स 5 होता है। नेक्स्ट, it is a rhetorical device which is used for anticipating the answering objections in advance. Which is it? Very important. ये क्या है, ये प्रोलेप्सिस है। दिस इज प्रोलेप्सिस है नहीं, इसमें देखो दिया हुआ भी है। पेनिलॉप कौन है, पेनिलॉप ओडेशियस की वाइफ थी। ट्रोलॉप क्या है, ये जो है एक तरह का सरनेम है, ड्राइव फ्रॉम इंग्लैंड। और एपिलेप्सी क्या है, मेटेरिकल कंडीशन है। चलिए नेक्स्ट, अ लाइन ऑफ वर्ड्स दैट हैज 4 फीट इज नोन एज, एक वर्ड्स लाइन जिसकी 4 फीट होती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम टेट्रामीटर कहते हैं। रिमेंबर, टेट्रामीटर। यानी किसी लाइन में अगर सपोज करो 1 फीट होगा तो वो मोनोमीटर कहलाएगा, 2 फीट होगा डायमीटर कहलाएगा, 3 फीट होंगे तो ट्राईमीटर कहलाएगा, 4 फीट होंगे टेट्रामीटर कहलाएगा, 5 फीट होंगे पेंटामीटर कहलाएगा, 6 फीट होंगे हेक्सामीटर कहलाएगा, 7 फीट होंगे हेप्टामीटर कहलाएगा, 8 फीट होंगे ऑक्टामीटर कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से कह के, और 10 फीट को हम जनरली डेकामीटर कह देते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, अ लाइन ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ 3 फीट इज नोन एज, अभी बता दिया ऊपर, ट्राईमीटर होता है। नेक्स्ट, यस, इन आयम्बिक ईच फुट इज कॉल्ड, आयम्बिक में हर एक फुट को क्या कहते हैं, आयम्बस बोलते हैं, एक आयम्बस बोलते हैं, हर फुट को एक आयम्बस बोलते हैं आयम्बिक में। अब ये आयम्बिक जनरली क्या होता है, आयम्बिक मैं बहुत जल्दी से आपको बता देता हूँ। आयम्बिक में क्या होता है, एक फीट के अंदर जो आयम्बिक फीट होगा उसके अंदर फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड लेवल होता है एंड सेकेंड लेवल जो होता है वो स्ट्रेस्ड होता है। व्हाट डज इट मीन, इसको हम शॉर्ट सिलेबल और लॉन्ग सिलेबल भी कहते हैं, इसको हम अनएक्सेंटेड और एक्सेंटेड सिलेबल भी कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक जो आयम्बिक फीट होगा उसके अंदर फर्स्ट लेवल इज शॉर्ट, सेकेंड इज लॉन्ग, फर्स्ट लेवल इज अनएक्सेंटेड, सेकेंड इज एक्सेंटेड, फर्स्ट लेवल इज अनस्ट्रेस्ड, सेकेंड इज स्ट्रेस्ड। किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन iambic there are 2 syllables, the first is unaccented and the second is accented। देखो ये पहले ही बता चुका हूँ, ये वही है। नेक्स्ट, in trochoic, very important, in trochoic there are 2 syllables, the first is accented and other is unaccented। ध्यान रखना है, iambic में मैंने आपको बताया, देखिए फिर से, iambic में मैंने बताया पहला सिलेबल छोटा दूसरा बड़ा, जबकि ट्रकोइक जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी फर्स्ट लेवल इसका एक्सेंटेड होगा और सेकेंड अनएक्सेंटेड होगा। ये दोनों जस्ट अपोजिट हैं, दिमाग में रखना है। आयम्बिक में पहला छोटा दूसरा बड़ा, ट्रकोइक में पहला बड़ा दूसरा छोटा, दोनों में 2-2 सिलेबल ही होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, in anapestic there are 3 syllables, the first 2 unaccented and the third is accented। very very important, इसको भी ध्यान में रखना है। so anapestic क्या है, anapestic के अंतर्गत क्या होता है मैं बताता हूँ। anapestic में देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन एक फिगर में आप अच्छे से देख लीजिए जिससे आपके इमेज बन जाए माइंड में। 3 सिलेबल्स होते हैं इसके अंदर। अभी हम आयम्बिक में और ट्रकोइक में देख रहे थे 2 सिलेबल होते थे। आयम्बिक में क्या था, फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड दूसरा स्ट्रेस्ड लेवल होता था, और ट्रकोइक में था फर्स्ट स्ट्रेस्ड और दूसरा अनस्ट्रेस्ड लेवल होता था। अब यहाँ हम देखेंगे 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट 2 सिलेबल्स अनएक्सेंटेड हैं, यानी 2 सिलेबल्स अनएक्सेंटेड हैं और थर्ड सिलेबल एक्सेंटेड है। ये बड़ी सी लाइन बनाने का मतलब है एक्सेंटेड है, ये समझाने के लिए मैं बड़ी लाइन बना रहा हूँ, ये लाइंस बना रहा हूँ। यानी पहला सिलेबल एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड, दूसरा अनएक्सेंटेड, तीसरा एक्सेंटेड। ये जो पैटर्न होता है ये एनापेस्टिक लाइन का पैटर्न होता है या एनापेस्टिक मीटर का पैटर्न होता है। सो रिमेंबर दैट थिंग। चलिए आगे चलते हैं।
and and amphibrach, there are three levels. The first is unaccented and the second accented and the third is, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आने हैं, बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है आपको, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, ये समझने कॉन्सेप्ट का मैटर है। यहाँ आप याद भी कर लेंगे तो कई बार हम दिमाग से निकल जाता है, कन्फ्यूजन होता है। सो ये एम्फीब्रेक क्या होता है? एम्फीब्रेक के अंतर्गत देखिए इसमें भी 3 सिलेबल होते हैं। जो फर्स्ट होता है अनएक्सेंटेड होता है, सेकेंड एक्सेंटेड और थर्ड जो है अनएक्सेंटेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम फिर से देखते हैं, पहला रिवाइज कर लेते हैं तेजी से। हम पहला क्या था जिसके बारे में बात कर रहे थे, इसको बताइए, जल्दी बताइए, कौन सा सिलेबल है, किस तरह का मीटर है, जल्दी बताइए। ये आयम्बिक मीटर है। अच्छा, इसे बताइए जल्दी से, ये कौन सा मीटर है? ट्रैकोइक मीटर है। और ये कौन सा मीटर है, इसे बताइए? ये एनापेस्टिक मीटर है। अब नेक्स्ट आप देखिए एम्फीब्रेक। एम्फीब्रेक में क्या होता है? फर्स्ट सिलेबल इज अनएक्सेंटेड, यानी पहला सिलेबल अनएक्सेंटेड होता है। सेकेंड सिलेबल जो है इसका एक्सेंटेड होता है, और जो इसका थर्ड सिलेबल होता है वो फिर से अनएक्सेंटेड होता है, यानी इसका पैटर्न ये बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से रिवाइज करा दूंगा, चलिए आगे। इन डेक्टिलिक देयर आर 3 syllables. द फर्स्ट इज एक्सेंटेड फॉलोड बाय 2 अनएक्सेंटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पांचों के पांचों आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाने चाहिए। 2 तो इसमें डाइसिलेबिक होते हैं और जो बाकी 3 हैं वो ट्राइसिलेबिक हैं। ये हमें दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे सबसे पहले आयम्बिक की, पहला अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड। ट्रकोइक की जब हम बात कर रहे थे तो उसका जस्ट अपोजिट, यानी पहला स्ट्रेस्ड, दूसरा अनस्ट्रेस्ड। इसके बाद हम अगर बात करें तो हमने तीसरा जो बात की थी, तीसरी तरह का जो हमने बात की थी, वो हमने बात की थी किसकी? एनापेस्टिक की। एनापेस्टिक की क्या कंडीशन थी? एनापेस्टिक में आपने देखा था पहला छोटा, दूसरा छोटा, तीसरा बड़ा। इसके बाद में हमने बात की थी एम्फीब्रेक की। एम्फीब्रेक में क्या था? पहला छोटा, दूसरा बड़ा और तीसरा छोटा। ये कंडीशन थी, यानी ये एनापेस्टिक, ये ट्रैकेइक, सॉरी एम्फीब्रेक। और इसके बाद में नेक्स्ट इज डेक्टिलिक। डेक्टिलिक में क्या होता है? इसमें भी 3 सिलेबल होते हैं। इसके अंदर क्या कंडीशन होती है? इसके अंदर पहला एक्सेंटेड होता है और 2 अनएक्सेंटेड होते हैं। ये हमें याद रखना है। ये तीनों पैटर्न आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाने चाहिए। पूछा जाएगा, बिल्कुल श्योर है, इसमें से एक ना एक पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए। विच मीटर हैज अ मीटेरिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ 2 लॉन्ग और हैवीली एक्सेंटेड सिलेबल्स, दैट इज कॉल्ड स्पोंडी। Which meter has a metrical foot consisting of 2 long or heavily accented syllable? यानी इसके अंदर 2 सिलेबल होते हैं और दोनों सिलेबल एक तरह से एक्सेंटेड होते हैं। हैवीली एक्सेंटेड का मतलब है बहुत ज़्यादा एक्सेंटेड होते हैं, यानी इस तरह का पैटर्न होगा इसका। दोनों लॉन्ग सिलेबल, दोनों जो है एक्सेंटेड सिलेबल होते हैं। इसको स्पॉन्डी बोलते हैं, रिमेंबर। नेक्स्ट, बेलिंडा इज द हीरोइन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, रेप ऑफ द लॉक की हीरोइन है बेलिंडा। नेक्स्ट, हु रोट एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैड डॉग के ऊपर किसने एक एलिजी लिखी है? किसी मैड डॉग के ऊपर एलिजी किसने लिखी है? देखिए यहाँ पे ओलिवर गोल्डस्मिथ, ओलिवर गोल्डस्मिथ। नेक्स्ट, विच पोएट हैज रिटन एन एलिजी इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, बहुत इंपॉर्टेंट है। W.H. Auden ने लिखा है W.B. Yeats, इन द मेमोरी ऑफ W.B. Yeats। ये एलिजी लिखी है W.B. Auden ने, W.H. Auden, सॉरी। जेम्स मैकफरसन, जेम्स मैकफरसन रोट ओशियन, जे मैकफरसन ने ओशियन लिखा है, एक वर्क है ओशियन। नेक्स्ट, सर वाल्टर स्कॉट रोट
द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल, द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल, सर वॉल्टर स्कॉट। नेक्स्ट, अ टेल ऑफ द टब एंड गुलिवर्स ट्रैवल आर रिटन बाय, द टेल ऑफ अ टब एंड गुलिवर्स ट्रैवल्स, ये आपको अच्छे से पता होगा। टेल ऑफ अ टब जरूर याद रखना, जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा ये दोनों लिखा गया है। नेक्स्ट, सॉर्टर रिसोर्टस इज रिटन बाय, सॉर्टर रिसोर्टस थॉमस कार्लाइल, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉर्टर रिसोर्टस थॉमस कार्लाइल। नेक्स्ट, द राइटर ऑफ द मशीन इज H.G. वेल्स, साइंटिफिक वर्क है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। द राइटर ऑफ द मशीन इज H.G. वेल्स। नेक्स्ट, द राइटर ऑफ एनिमल फार्म इज जॉर्ज ऑरवेल, एनिमल फार्म इसके राइटर हैं जॉर्ज ऑरवेल। नेक्स्ट, डॉक्टर फॉस्टस इज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो, आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट, द डचेस ऑफ माफी एंड द वाइट डेविल आर रिटन बाय, डचेस ऑफ माफी और वाइट डेविल किसके द्वारा लिखा गया, ये सॉरी पेन नेम है किसका, डचेस ऑफ माफी और वाइट डेविल इज द पेन ऑफ, सो दैट यू कैन से, एक्चुअली ये वर्क है, ये पेन नेम नहीं है, सॉरी, ये वर्क है डचेस ऑफ माफी एंड वाइट डेविल, ये जॉन बेब्स्टर के। नेक्स्ट, ऑल फॉर लव इज ऑफ, ऑल फॉर लव ये ड्राइडन का वर्क है, जॉन ड्राइडन का वर्क है ऑल फॉर लव। नेक्स्ट, कैटो इज ट्रेजेडी ऑफ, कैटो ट्रेजेडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन की एक ट्रेजेडी थी कैटो। नेक्स्ट, द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड लव फॉर लव आर फ्रॉम द पेन ऑफ, किसके पेन से लिखे गए हैं, वे ऑफ द वर्ल्ड आप जानते हैं विलियम कॉन्ग्रीव, विलियम कॉन्ग्रीव, सो बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द राइटर ऑफ द शी स्टूप्स टू कॉन्कर, ओलिवर गोल्डस्मिथ, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्कूल फॉर स्कैंडल इज फ्रॉम द पेन ऑफ शेरिडन, स्कूल फॉर स्कैंडल शेरिडन। Stafford and Pippa Passes are the poetic plays, these are poetic plays, very important, याद रखना है, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के हैं, Pippa Passes and poetic plays। Next is Cenci, Cenci is the poetic play of शैली, Cenci जो है poetic play है शैली का। चलिए ये कुछ ऑथर और इनके वर्क आ रहे हैं, इसमें हम और आगे देखते हैं, इनको थोड़ा सा हम स्किप करेंगे, ये हम बाद में ये हमारे कवर हो जाएंगे। ये लाइफ्स ऑफ पोएट्स किसने, जल्दी से देख लेते हैं, लाइफ्स ऑफ पोएट्स किसने लिखा है, सैमुअल जॉनसन ने। जॉन बनियान रोट एन ऑटोबायोग्राफी, ये कौन सी ऑटोबायोग्राफी है, जॉन बनियान की, ग्रेस अबाउंडिंग। कमला दास की है माई स्टोरी, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, माई स्टोरी बाय कमला दास, ग्रेस अबाउंडिंग बाय जॉन बनियान, और गांधी जी की माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। नेक्स्ट, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज़ अ फ्रॉम पेन ऑफ, T.S. एलियट ने लिखा है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट ऐसे है, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी इज रिटन बाय, या किसके पेन से लिखा गया है, सो जॉन ड्राइडन का एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। नेक्स्ट, अ लाइन ऑफ वर्ड्स दैट हैज 6 आइम्बिक फीट, फिर आ गया देखो, मीटर पे क्वेश्चन 100% आना तय है, इसलिए ध्यान रखना। आइम्बिक फीट, 6 आइम्बिक फीट वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं, तो आप जानते हैं एलेक्जेंड्राइन भी बोलते हैं उसको, हेक्सामीटर भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है, सो एलेक्जेंड्राइन बोलते हैं। नेक्स्ट, एन एक्सटेंडेड नैरेटिव विच कैरीज अ सेकेंड मीनिंग अलॉन्ग विद अ सरफेस स्टोरी इज नोन एज एलेगरी, आप जानते हैं डबल मीनिंग होते हैं इसमें, एक सरफेस स्टोरी, एक ओरिजिनल मीनिंग। नेक्स्ट, बनियान्स पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक तरह की एलेगरी है। नेक्स्ट, स्पेंसर्स फेयरी क्वीन इज एन इंस्टेंस ऑफ, क्या है ये, फेयरी क्वीन स्पेंसर का, सो दिस इज नथिंग बट एलेगरी। नेक्स्ट, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन इज व्हाट, परपीटिया, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी सिचुएशन का जो रिवर्सल है वो क्या है, वो परपीटिया कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट देखिए, ये एनाग्रेसिस कई बार आया है तो दिमाग में रखना, अ मोमेंट इन द प्लॉट ऑफ द ड्रामा इज विच हीरो मेक्स अ डिस्कवरी, सो एनाग्रेसिस कहते हैं जहाँ कोई ड्रामा में कोई हीरो कोई डिस्कवरी करता है, सो दैट इज कॉल्ड एनाग्रेसिस, बहुत आया ये, अभी पूछा गया था, TGT में भी पूछा गया था, सो रिमेंबर इट। नेक्स्ट, एनाग्रेसिस टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल
टू मीन, अरिस्टोटल ने यूज किया था टर्म, इसका मतलब है रिकॉग्निशन और डिस्कवरी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द टर्म यूज्ड फॉर रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज इज एनाफोरा। Anaphora, the term used for repetition of a word or phrase as the beginning of successive clauses, that is called anaphora. Next, a short pithy instructive saying, जो बहुत ही शॉर्ट और इंस्ट्रक्टिव सेइंग होती है, अफोरिज्म कहते हैं उसको, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके जो जनक माने जाते हैं वो एक तरह से माने जाते हैं, उनको कहते हैं फ्रांसिस बेकन, ही इज़ अ ग्रेट मैन। बहुत ही अफरिस्टिक लाइन्स उन्होंने अपने एसेज में लिखी हैं। द टर्म यूज्ड फॉर यूज ऑफ एन ओल्ड और ऑब्सोलीट वर्ड्स और इडियम और फ्रेजेस, दैट इज कॉल्ड आर्केइज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, इसको आर्केइज्म कहते हैं। नेक्स्ट, एन ओरिजिनल मॉडल ऑन विच समथिंग इज पैटर्नड, कोई ओरिजिनल मॉडल जिस पे कुछ पैटर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो है हमारा आर्केटाइप, that is called archetype. Next, the term used for artists or writers whose ideas are ahead of their time or new writing, showing innovation in style and matter, that is called avant-garde. बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स रखें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, शिवी चैज, नट ब्राउन्स मेड, कॉलरिज The Ancient Mariner, Keats' La Belle Damasen's Mercy, Sir Walter Scott's The Lay of the Last Minstrel, Cowper's John Gilpin are some of the well known. किसके लिए जाने जाते हैं, ये बैलेड्स हैं, ये सारे बैलेड्स हैं, याद रखना है। नेक्स्ट, द iambic pentameter verse of 5 feet in its unrhymed form is known as, iambic pentameter जो unrhymed है, क्या बोलेंगे, अभी ऊपर हम पढ़ चुके हैं, फ्री वर्स बोलेंगे, सॉरी आयम्बिक मीटर है, यानी मीटर है लेकिन रिदम नहीं है, ठीक है, अनराइम्ड है लेकिन मीटर है, और अगर मीटर है तो वो ब्लैंक वर्स है, और अगर मीटर नहीं है और अनराइम्ड है तो वो फ्री वर्स है, या वर्स लेवल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, द टर्म यूज्ड फॉर अ ब्रेक और अ पॉज इन द मिडिल ऑफ अ वर्स, लाइन और काइंड ऑफ पॉज ऑफ अ ब्रेक इन अ लाइन इज कॉल्ड सिजरा। एक तरह का ये टर्म होता है जिसमें हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, सेजरा बोलते हैं। नेक्स्ट, द टर्म क्रिटिसिज्म इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिटिकोस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीक वर्ड क्रिटिकोस से लिया गया है, क्रिटिसिज्म, ग्रीक वर्ड क्रिटिकोस से लिया गया है। नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट, which kind of poetry has something of ubisant motive, the formula of where are they for lamenting the past, so that is called elegy। चलिए जल्दी से चलते हैं, 50 क्वेश्चंस अराउंड और बचे, जल्दी करते हैं। मिल्टन्स लिसिडस 1637, याद रखना लिसिडस 1637 में आया था, इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग, एडवर्ड किंग जो उनके फ्रेंड थे उनकी डेथ पे लिखा गया है। नेक्स्ट, शैलीज एडेनियस इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ, ठीक है, कीट्स। जल्दी से देख लेते हैं, ये बाद में भी आएंगे। अर्नोल्ड्स थेरेसिस 1861 इज रिटन बाय, सो दैट इज आर्थर ह्यू क्लॉक, उनकी डेथ पे लिखा गया है। स्पेंसर एस्टोफेल, ये भी एक तरह की एलिजी है, एस्टोफेल, ये कब लिखी गई है, किसकी डेथ पे, सो ये फिलिप सिडनी की डेथ पे, फिलिप सिडनी, स्पेंसर ने फिलिप सिडनी के डेथ पे। रग्बी चैपल, रग्बी चैपल इज एन एलिजी फ्रॉम द पेन ऑफ, किसने लिखा है, मैथ्यू अर्नल्ड ने लिखा है रग्बी चैपल। आप जानते हैं रग्बी चैपल वाज द स्कूल प्लेस जहाँ पे एक स्कूल था अर्नल्ड के फादर का, सो दैट इज रिटन बाय मैथ्यू अर्नल्ड। सेकेंडरी एपिक इज नोन एज, सेकेंडरी एपिक कौन सा होता है भाई, सेकेंडरी एपिक अगर है तो वो एक लेजेंडरी एपिक होता है। सेकेंडरी एपिक इज नोन एज लेजेंडरी एपिक, ये एक लेजेंडरी एपिक होता है, लेकिन इसे एक बार चेक कर लेना, इसमें मुझे डाउट लग रहा है, सेकेंडरी एपिक लेजेंडरी एपिक नहीं हो सकता, क्योंकि सेकेंडरी एपिक, प्राइमरी एपिक जो होता है जनरली वो लेजेंडरी एपिक होता है, और सेकेंडरी एपिक एक ट्रिवियल एपिक होता है,
या मोक एपिक होता है जिसे हम सेकेंडरी एपिक कहते हैं। सो यहाँ प्रॉब्लम है, आप एक बार चेक कर लेंगे फिर भी। द महाभारत एंड द रामायण आर द नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, बैलेड्स, एपिक्स। क्या हैं? एपिक्स हैं। पैराडाइज रिगेन्ड 1671 इज ऑल्सो एन एपिक पोम। कितने पार्ट में है? पैराडाइज रिगेन्ड 4 पार्ट में, याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। और पैराडाइज लॉस्ट कितनी बुक्स में, कितने पार्ट में, कितने बुक हैं उसके अंदर? 12 हैं। पहले 10 थी, फिर 2 और आई थी, 2 मतलब उसी में से क्रिएट की गई थी। हु रोट हाइपेरियन आफ्टर केयरफुल स्टडी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट की केयरफुल स्टडी के बाद हाइपेरियन किसने लिखा? तो ये कीट्स थे। वेरी इंपॉर्टेंट। सोहराब एंड रुस्तम इज अ फ्रॉम द पेन ऑफ, किसके पेन से? मैथ्यू अर्नल्ड, सोहराब एंड रुस्तम। टेनिसन टुक 40 years टू राइट, क्या 40 साल लिया क्या लिखने में? बहुत इंपॉर्टेंट है। एडल्स ऑफ द किंग 40 साल में लिखा है उन्होंने। नो प्लेजेंट इमेजेस ऑफ ट्रीज ऑफ सी और स्काई, नो कलर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, बट ह्यूज एंड माइटी फॉर्म्स दैट डू नॉट लिव लाइक लिविंग मैन। दीज लाइन्स आर फ्रॉम, तो ये लाइन वर्ड्सवर्थ के द प्रेल्यूड बुक फर्स्ट से हैं। विच ऑफ द एंग्लो सेक्शन एपिक, इसमें से एंग्लो सेक्शन एपिक कौन सा एपिक है? वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंग्लो सेक्शन का इसमें से एपिक कौन सा है। ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल श्योर है, ये पूछा ही जाएगा। आप एक बार इसको दिमाग में सेट कर लें। सो दैट इज ब्याउफ, फर्स्ट वन। नेक्स्ट, द टर्म यूज्ड for short performance, often farcical, usually sandwiched between the act of a long plays. What is this? That is interlude. Wordsworth, Coleridge and Southey are lake poets. आप जानते हैं lake poets हैं। The ridiculous misuse of word is misrepresent. Next, sorry, malapropism. The ridiculous misuse of a word is, yeah, that is malapropism. Next, the term malapropism is derived from the Mrs. Malaprop. Yeah, she was the character, you know, किसमें था? Sheridan's Rivals में, Sheridan के Rivals में थी ये character Malaprop. Who used the term negative capability? Very important. Keats, John Keats. The term novel is derived from the novella, which is an Italian word. याद रखना, novella एक Italian word है। Next, who wrote the Vicar of Wakefield? Very important. Oliver Goldsmith. Which novel of a Henry Fielding is of Henry Fielding? कौन सा इसमें Henry Fielding का नॉवेल है? So that is Tom Jones. Tom Jones एक तरह का पिकारेस्क स्टाइल में भी लिखा गया। Ivanhoe, Goy-Mannering, Kenilworth and the Bridge of Lammermoor are the novels of, किसके नॉवेल्स हैं ये? तो ये जो नॉवेल्स हैं, ये नॉवेल्स हैं आपके सर वाल्टर स्कॉट के। नेक्स्ट, प्राइड एंड प्रेजुडिस, एम्मा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये जेन ऑस्टन के नॉवेल्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। पिकविक पेपर्स, डेविड कॉपरफील्ड, टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, हार्ड टाइम्स, ओलिवर ट्विस्ट, ये सब नॉवेल जो हैं चार्ल्स डिकेंस के हैं, याद रखना है। विच इज़ नॉवेल ऑफ एम.एस. थैकरी? W.M. थैकरी। W.M. थैकरी का कौन सा नॉवेल है? वैनिटी फेयर, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ईगोइस्ट इज ऑफ, क्या है ईगोइस्ट? जॉर्ज मेरेडिथ। ईगोइस्ट जो है ये किसका है? ये जॉर्ज मेरेडिथ का है। जॉन आयर एंड द प्रोफेसर आर फ्रॉम द पेन ऑफ, ये शार्लोट ब्रांटी ने लिखा है। जेन आयर एंड प्रोफेसर, द प्रोफेसर। द नॉवेल ऑफ फैमिली ब्रांटी, सॉरी एमिली ब्रांटी, ये एमिली ब्रांटी और जो शार्लोट ब्रांटी हैं ये दोनों सिस्टर्स हैं। नेक्स्ट, वुदरिंग हाइट्स, वैनिटी फेयर, एम्मा, मैन्सफील्ड पार्क, तो वुदरिंग हाइट्स जो है एमिली ब्रांटी ने लिखा है। सॉरी। एडम बीडी, द मिल ऑन द फ्लस एंड द मिडल मार्च आर फेमस नॉवेल्स ऑफ, सो ये नॉवेल्स हैं जॉर्ज इलियट के। नेक्स्ट, ट्रेजर्स आइलैंड एंड किडनैप्ड आर द फेमस नॉवेल्स ऑफ, तो ये R.L. स्टीवेंसन के नॉवेल्स हैं। नेक्स्ट, चलिए देखते हैं जल्दी से। डेस्परेट रेमेडीज, द मेयर ऑफ कास्टरबीज, द रिटर्न ऑफ द नेटिव,
The test of the D'Urbervilles, Jude the Obscure, A Pair of Blue Eyes, Under the Greenwood Tree, and Far from the Madding Crowd. These are the famous novel. Victorian novelist हैं, you know, थॉमस हार्डी जो हमारे सिलेबस में. द टाइम मशीन, किप्स एंड टोनी बैंगी. ये दोबारा आ गया है, आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर. वैसे लिखा हुआ भी है, देख लीजिए. H.G. वेल्स ने लिखा था द टाइम मशीन. हर्ट ऑफ डार्कनेस एंड निगार ऑफ द नार्सिसस आर द नॉवेल्स ऑफ. जानते हैं आप, D.H. लॉरेंस ने लिखा हार्ट ऑफ डार्कनेस. यस, ये जोसेफ कनराड ने लिखा हार्ट ऑफ डार्कनेस. मैच द फॉलोइंग, देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें मैच करना है. तो आप इसमें देख रहे हैं यूलिसिस जेम्स जॉयस ने लिखा है, एक यूलिसिस ब्राउनिंग ने लिखा है, टेनिसन, और एक जो है आपका जेम्स जॉयस ने लिखा है. तो ये हमें दिमाग में रखना है. समरसेट मॉगम, पैसेज टू इंडिया एम फॉस्टर का है, और ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, तो इसको आप देख लेंगे, ये समरसेट मॉगम का है. तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग. अगला क्या है देखिए, तो अगले में हम अगर देखते हैं 1 2 3 4 सेम ये सही लगे हुए. द वेव्स वर्जीनिया वुल्फ का, पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन ये जेम्स जॉयस का है, केक एंड एल जो है समरसेट मॉगम का है, ब्रेव एंड न्यू वर्ल्ड अल्डस हक्सले का है. नेक्स्ट, वर्जीनिया वुल्फ रोट मिसेस डॉलोवे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस वर्जीनिया वुल्फ का. लेडी चैटरलीज लवर, द रेनबो, सन्स एंड लवर्स, कंगारू एंड विमेन इन लव आर द नॉवेल्स ऑफ. किसके नॉवेल्स हैं ये सारे? सो जो ये नॉवेल्स हैं देखते हैं हम, ये नॉवेल्स हैं आपकी D.H. लॉरेंस के. नेक्स्ट देखिए, द टर्म प्रॉब्लम प्लेस वॉज कॉइन्ड बाय सिडनी ग्रैंडी. बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है. सिडनी ग्रैंडी ने प्रॉब्लम प्ले टर्म का कॉइन किया. और प्रॉब्लम प्ले इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैंस will and his environment. Who wrote? So this is, you can say, Shaw, G.B. Shaw. Next, a tendency to set literary works in a particular region is known as, so that is nothing but regionalism. The Wessex of Hardy is an instance of regionalism का instance है हार्डी का वेसेक्स. सभी नॉवेल्स में जनरली आपको हार्डी का वेसेक्स नजर आएगा. Next, who defined romanticism as a renaissance of wonder? Very, very important. So that is Theodore Watts Dunton. Next, who defined romanticism as addition of strangeness to beauty? Very important. So that is Pater, Walter Pater. Next, it is the theatrical device through which an actor expresses his thoughts to the audience alone. It is, what is it? It is a soliloquy. Next, what is the term that is applied to many of the works of a group and dramatists who were active in 1950s? The popular dramatists of this group were Adamov, Beckett, Janet Ionesco and Painter. So that you can say theater of the absurd. 1950s एंड थिएटर ऑफ द absurd खूब पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है. हु कॉइन द फ्रेज थिएटर ऑफ द absurd? वेरी इंपॉर्टेंट, मार्टिन स्लिन. नेक्स्ट, मार्टिन स्लिन. फिर से देखिए, हु कॉइन द फ्रेज थिएटर ऑफ द absurd? मार्टिन स्लिन. नेक्स्ट, वर्स लेबर. व्हाट इज वर्स लेबर? यू नो, ओपन फॉर्म होती है वर्स लेबर. द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ. कौन से सोनेट में डार्क लेडी अपीयर होती है? सो दैट यू कैन से शेक्सपियर. शेक्सपियर में डार्क लेडी अपीयर होती है. हु कॉइन द वर्ड एसाई? सो दैट ही वॉज मोंटेन. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ही वॉज ऑल्सो फादर ऑफ एसेज. ही इज फादर ऑफ एसेज मोंटेन, और फादर ऑफ इंग्लिश एसेज बेकन. पोएट्री इज म्यूजिकल थॉट. पोएट्री इज म्यूजिकल थॉट किसने कहा है? किसकी डेफिनेशन है पोएट्री की? कार्लाइल की. बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन. सो एक्ट इज अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले.
एन एक्टिंग कैटेगरी इन अ प्ले, चैप्टर ऑफ अ प्ले, या फिर नहीं, अभी 2-3 क्वेश्चन और हैं, सॉरी। एक्टिंग बाय एक्टर्स, तो ये जो है एक तरह का मेजर डिवीजन ऑफ अ प्ले है, दैट इज कॉल्ड एन एक्ट। नेक्स्ट इज जाउंट्स। जाउंट्स इज इन इफ्यूमिज्म फॉर, किसके लिए आता है? सो गॉड्स वाउंड, ये गॉड्स वाउंड। जाउंट्स मीन्स इट इज एन इफ्यूमिज्म फॉर गॉड्स वाउंड। The Pulitzer Prize is awarded by an American government, the Council of American Arts and Letters, the Ford Foundation, Columbia University, New York। आप अच्छे से जानते हैं ये पुलित्जर प्राइज कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट इज मिथ, कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथ्स signifying imagination, children's stories, a story plot, true or invented, characters from the past. So this is a story plot, true or invented. Next is agitprop. Agitprop theater is what? A well known from the 20th century. 20th century का ये agitprop theater है। ये क्या है? So this is nothing but Marxist or communist propaganda using the theater form. So this was the last question of this session. This session is very important. मैं ये कहूँगा कि आप बहुत ध्यान से इसको आप कर लेना। इसके बाद आप जितनी बार हो सके, पहली बार तो बड़े ध्यान से आप देखेंगे, इसके बाद आप स्पीड बढ़ा के 2 बार रिवीजन और कर लेंगे, 1 या 2 बार, और निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिटरेरी टर्म्स फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मैं आपसे कहूँगा कि इसको वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएंगी मैं पूरी तैयारी इसकी कराऊंगा और बहुत जल्दी आपको और वीडियोस मिलेंगी। थोड़ा सा हम लेट हो चुके हैं, लेकिन हम इसको कवर कर लेंगे। एक दिन के जो वर्क्स हैं संडेज़ में कुछ ज़्यादा आ जाएंगे, तो हम इसको कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।